नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने के लिए आया हूँ कि जब हम लोग पक्षाघात देखते हैं तो पक्षाघात में जब चिकित्सा देखते हैं तो अलग अलग आयाम से पक्षाघात को देखना और समझना बहुत जरूरी होता है कि पक्षाघात को मतलब हम लोग किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो जब पक्षाघात होता है तो मॉडर्न साइंस ऐसा बोलता है कि इश्चमिक चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी ब्लड क्लॉट हो जाता है, रक्तवाहिनियां फट जाती है, बस्ट हो जाती है और हेमरेजिक ऐसा पैथोलॉजी हो जाता है। आयुर्वेद इसको ये बोलता है कि प्राणवायु की दृष्टि हो जाती है और इसमें सिरा, कंडरा, स्नायु और रक्त धातु इनकी दृष्टि हो जाती है। तो हम जो चिकित्सा करते हैं उसमें हम लोग पहले सबसे पहले सस्नेह विरेचन कराते हैं, फिर बस्ती कराते हैं। तो मैं कुछ सुश्रुत संहिता में क्या बताया है वह मैं बताऊंगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेरे सर के अनुभव बताऊंगा कि वह चिकित्सा अगर आप लोग अपने पक्षाघात के पेशेंट में दें तो आपका चिकित्सा और ज्यादा सफल हो जाएगा। तो मैं इसी को बताने के लिए आया हूँ। तो सुश्रुत संहिता में अगर चिकित्सा स्थान में पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा अध्याय है, उसमें पक्षाघात के बारे में क्या बता रहे हैं कि पक्षोघातोपद्रुतम लान गात्रम सरुजमात्मवंतम उपकरणवंतम च उपक्रमित तत्र प्रागेव स्नेह स्वेदोपपन्नम मृदुना शोधनेन संशोध्यानुवासन स्थाप्य च यथा कालम आक्षेप विधानेनोपचारित वैशिष्चात्र मस्तिष्क शिरोबस्ति अणुतैलम अभ्यंगार्थे शाल्वन उपनानार्थे बलातैल अनुवासनार्थे एवं अतीन्द्रिय स्त्री चतुरो व मासन क्रियामत मुप सेवित। इतना बढ़िया बता रहे हैं सुश्रुत संहिता में। ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं कि पक्षाघात का जो पीड़ित रोगी है उसको सबसे पहले अंग विशेष जो सूखा नहीं है और वेदना नहीं होती है, ऐसा जितेंद्रिय है और साधन संपन्न है, उसी की चिकित्सा करना चाहिए। जो पूरी तरह से सूख गया है उसको ना हम लोग ये प्रत्याख्य है, कष्ट साध्य समझ के कर सकते हैं, लेकिन अभी अंग सूखा नहीं है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसकी चिकित्सा करें तो ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि प्रथम स्नेहन कराएं, स्वेदन कराएं और मृदु संशोधन कराएं। मृदु संशोधन के लिए इन्होंने बोला है कि मनुका का प्रयोग करें, षडधरण चूर्ण का प्रयोग करें, त्रिविध मतलब मृदु संशोधन करना है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं देना है। और जबकि हम लोग भैषज रत्नावली में देखते हैं तो वहां तीक्ष्ण संशोधन बोला है, मतलब तीक्ष्ण विरेचन बोला है, लेकिन सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं कि मृदु संशोधन करना है। उसके बाद में शुद्ध हो जाता है शरीर, तब उसके बाद में अनुवासन और आस्थापन बस्ती देने के लिए बोला है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि आक्षेपक व्याधि जो है जिसमें झटके आते हैं उसकी जो चिकित्सा है वही चिकित्सा यहाँ पक्षाघात में करना है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि मस्तिष्क में शिरोवस्ती का प्रयोग करना है, अभ्यंग में अणु तेल का प्रयोग करना है। आप लोग यहाँ प्रैक्टिस में देखते हैं कि अणु तेल केवल नस्य में दिया जाता है, लेकिन सुश्रुताचार्य जी बोले हैं कि अणु तेल से नस्य तो देंगे लेकिन अभ्यंग का ज्यादा महत्व बताया। इसी तरह से अभ्यंग में अणु तेल का प्रयोग करना है, उपनाम में सालवण मतलब लवण युक्त जो वालुका स्वेद रहता है उस तरह का स्वेदन देना है। उसी तरह से अनुवासन में बला तेल का प्रयोग करना है और यह आलस्य रहित होकर 3 से 4 महीना तक करना है, जिसका अंग सूख नहीं गया है उन वो सारे पेशेंट को करने के लिए सुश्रुताचार्य जी बता रहे हैं। इसी तरह से बता रहे हैं कि अब टीकाकार जो है डलनाचार्य वह क्या बोलते हैं कि अम्ल गात्रम मही गात्रम मतलब जो गात्र जो शरीर जो रहता है वह म्लान नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा सूखा नहीं हुआ है, उसके लिए बोल रहे हैं कि यथा कालम काल संस्थान अतिक्रमण तथा वांतस्य पश्चात विरेचनम। जिसका शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, उसको पहले वमन करा दें फिर विरेचन कराएं। विरिक्त सब रातकत्वा अनुवासनम, फिर क्या करना है कि रक्त मोक्षण करना है, फिर रक्त मोक्षण करके फिर अनुवासन देना है, आस्थापन देना है। ये डलनाचार्य जी का मत है, मतलब इन्होंने पहले वमन बताया है और उसके बाद में विरेचन बताया। लेकिन जो अपने बड़े बड़े जो ऋषि हैं चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये सबसे पहले विरेचन चिकित्सा बताते हैं। अपना अपना मत हो सकता है, अपना अपना स्टाइल हो सकता है। डलहन के काल में शायद वमन करा देते थे। इसी तरह से बोल रहे हैं अनुवासदस्य स्नेह लक्षण सती आस्थापनम, जब अनुवासन करने के बाद स्नेह के लक्षण दिखने लगे तब आस्थापन बस्ती देना है। आस्थापन सद्य पुनर्नुवासन मिति, आस्थापन के बाद फिर अनुवासन बस्ती देना है। आक्षेपक विधानन अपतानक विधान आक्षेपक अतानक अनेक विषयत्वात्, मतलब अपतानक और आक्षेपक इस तरह की जो चिकित्सा बताई है ये व्याधि की, वही चिकित्सा पक्षवद में भी करने के लिए बोला है। मस्तिष्क के शिरोबस्ती विशेषा, मस्तिष्क में शिरोबस्ती वह जो करते हैं कि यहाँ पूरा ऐसे लगा देते हैं और चमड़े का लगा देते हैं कैप टाइप और उसमें तेल भर के रखते हैं, तो वह करना ज्यादा विशेष लाभकारी होता है। इसी तरह सहज स्नेहाक्त पिच्चो प्लोत आदि धारण योजनिया, डलनाचार्य जी बोलते हैं कि अगर आप शिरोबस्ती करते हैं तो वह ठीक है, नहीं तो तेल में डुबाया हुआ जो फाहा है, रुई का जो कॉटन स्वैब है वह सिर पे रख दीजिए, तो उससे भी तेल जितना एब्जॉर्ब होगा उतना स्नेहन होगा,
स्नेहन होगा तो, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इश्चमिक चेंजेस होते हैं, ब्रेन का कोई भाग में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, या फिर वहां सूखने लगता है, इश्चिमिया हो जाता है। इसलिए वहां जहां सूख रहा है और ब्रेन में इश्चमिक चेंजेस को ठीक करने के लिए वो आप बोल रहे हैं कि स्नेहन करना बहुत जरूरी है। तो यह मुझे तो बहुत सही लगता है कि सुश्रुताचार्य जी ने जो बताया है स्नेहन के लिए शिरोबस्ती। और ऐसा देखा गया है कि पक्षाघात के पेशेंट में, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज में, या सेरेब्रल एट्रोफी में जब शिरोबस्ती कराते हैं तो जब शिरोबस्ती कराते हैं ना, तो 3 दिन में 1 लीटर तेल तक मतलब ब्रेन तक वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। 1 लीटर तेल इतना एब्जॉर्ब करने की शक्ति यहाँ मस्तिष्क में है, मतलब अपने सिर में है, वो इतना एब्जॉर्ब होता है तो पूरा स्नेहन हो जाता है। तो उसका भी महत्व है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करते हैं जितना साउथ इंडिया में केरलीय पद्धति में उसका प्रयोग ज्यादा होता है। उसका भी प्रयोग करना चाहिए। 1 लीटर तेल 3 दिन में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, इतना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो इस और फिर उससे रिजल्ट भी देखा जाता है कि इश्चमिक चेंजेस जो है ब्रेन में, जहां पे इन्फाक्ट हो गया है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को सुश्रुताचार्य जी का बता दिया। अब मैं आप लोग को कुछ और बताता हूं कि पक्षाघात के पेशेंट आए तो आप लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें पक्षाघात में बाह्य स्नेहन और स्वेदन यह उपक्रम करना बहुत जरूरी रहता है। बला तेल, नारायण तेल, इससे पूरे शरीर में अभ्यंग करके संवहन करके वाष्प स्वेद दिया जाता है। और वाष्प स्वेद के लिए निर्गुंडी पत्त का क्वाथ या दशमूल का काढ़ा का जो स्टीम होता है वह देना बहुत अच्छा रहता है। एरंड मूल का क्वाथ का अगर स्टीम दिया जाए तो वह भी बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से अनुक्रम से दशमूल तेल, तिल तेल, बलाश्वगंधादि तेल, लाक्षा तेल, शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धानवंतर तेल, ये अणु तेल का भी बस्ती दे सकते हैं। फिर महाविषगर्भ तेल, अगर वहां नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत पेन हो रहा है तो महाविषगर्भ तेल अच्छा रहता है। महामाश तेल, माश संदव तेल, बहुत अच्छा ये सारे तेल है। मुरीवेणा तेल, कोट्टम चुक्की आदि तेल, ये सब का अगर बस्ती देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। और एक दिन काढ़ा का देना चाहिए, एक दिन तेल का देना चाहिए, मतलब एक दिन आस्थापन बस्ती दे, एक दिन अनुवासन बस्ती दे, ऐसा आचार्य बोलते हैं। पहले हमने दोषों को निकाला, पक्षाघात तो सहस नहीं विरेचनम जब ये बोल दिया तो ये, लेकिन बाद में बस्ती बोला है। इसी तरह से इंद्र दृष्टि कम करने के लिए वच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ऐसे बहुत सारे तेल का प्रयोग करते हैं जो इंद्रिय की दृष्टि ठीक करता है और अपने जो सेंस ऑर्गन है उसको ये जागृत करता है। कान, नाक, मुंह वगैरह इनको ये जागृत करता है, स्टिमुलेट करता है। और दूसरा वायु को शमन करता है, अपने कर्मेंद्रियों को भी ताकत देता है। इसलिए नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है पक्षाघात के पेशेंट में। इसके बाद में अगर पित्तानुबंधी अगर पक्षाघात है तो स्वेदन नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्टली मना किया है। उसमें केवल स्नेहन और संवाहन करना है, स्नेहन करके और केवल हाथ पैर दबा दीजिए, लेकिन उसमें स्वेदन नहीं करना है। और इसी तरह से रक्त मोक्षण जो है वह पक्षाघात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो क्यूबैटल फोसा से आप निकाल दीजिए या जुगुलर वेन से निकाल दीजिए, या कहीं पर भी आप रक्त मोक्षण करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि अशुद्ध रक्त निकालेंगे तो शुद्ध रक्त जब सर्कुलेट होगा सब जगह तो वह क्या करेगा कि उसमें हीलिंग पावर रहती है और वह बहुत ज्यादा अच्छे से हील कर देता है। इसी तरह से पक्षाघात में उपस्तंभित वायु और निरुपस्तंभित वायु, इसका विचार करना जरूरी है। मतलब आम युक्त वायु है क्या, स्त्रोतोरोध है क्या आम की वजह से, या निरुपस्तंभित वायु है क्या, मतलब जहां पर आम नहीं है, स्त्रोतस शुद्ध है, निरामावस्था है, लेकिन शुद्ध वायु की वजह से ऐसा हो गया है। अब इसी के हिसाब से चिकित्सा भी रहती है, डिपेंड करती है। अगर उपस्तंभित वायु है तो आम वातजन्य, आम का पचन करने के लिए हमें कटु तिक्त रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी लंघन कराना पड़ता है, दीपन पाचन करना पड़ता है, अनुलोमन करना पड़ता है, आम का पचन करने वाला चिकित्सा देना पड़ता है। अगर निरुपस्तंभित वायु है तो बहुत सारे गूगल कल्प देते हैं जिसमें स्त्रोतोरोध नहीं रहता इतना ज्यादा और आम नहीं रहता इतना ज्यादा। तो उसमें हम लोग क्या क्या द्रव्य दे सकते हैं, तो पक्षाघात में योगराज गुगुल जो है बहुत बढ़िया काम करता है, महायोगराज गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। रसकल्प में महावात विध्वंसक रस बहुत अच्छा काम करता है, समीर पन्नग रस, वात गजांकुश रस, एकांग वीर रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पित्तानुबंधी अगर रहे तो सुशेखर रस, जटामांसी, दुरालभा, ये पित्त शामक भी रहता है और पक्षाघात में भी शामक प्रभाव डालता है, मस्तिष्क को भी शांत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। तो ये सारे पित्त शामक द्रव्य है। इसी तरह से कफानुबंधी रहता है तो समीर पन्नग रस, भल्लातक, इन सब का प्रयोग। अब हमें ये देखना है कि इसमें वातज है इन्वॉल्वमेंट, शुद्ध वातिक है क्या, या पैतृक है पक्षाघात, या कफानुबंधी है, उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं।
अब ये बता रहे हैं कि एकांगवात जब हो जाता है, एक ही अंग में एक ही हाथ में पैरालिसिस हो जाता है, तो उसको मोनोप्लेजिया बोलते हैं मॉडर्न साइंस में। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में विकृति उत्पन्न हो जाती है एक साइड में, और उसका दूसरे साइड में ये मैनिफेस्टेशन होता है, तो उसमें मज्जा तंतु जो रहते हैं और उनमें विकृति ऐसे परिणाम दिखने लगते हैं। तो इसको हम लोग फ्लैसिड टाइप पैरालिसिस ऐसा बोलते हैं। ये एक टाइप रहता है। दूसरा रहता है हेमीप्लेजिया, जिसको हम पैराप्लेजिया भी बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। तो इसमें क्या, पैराप्लेजिया तो पूरा शरीर में रहता है, अधर अंग में रहता है, लेकिन हेमीप्लेजिया जो रहता है यह इसमें इंटरनल कैप्सूल से जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो तंतु निकलते हैं उसमें ये होने लगता है, और इसकी विकृति होने से दक्षिण साइड में या वाम हस्त में या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड में ये दिखाई देने लगता है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास से ये ना क्रॉस करके जाते हैं। तो उसके तरफ से ये उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन इसमें इस टाइप का एक पैरालिसिस होता है, तो ये हेमीप्लेजिया होता है। इसी तरह से थ्रोम्बोसिस की वजह से कभी कभी हो जाता है, वृद्धावस्था में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है, एंजियोस्पाज्म हो जाता है। वृद्धावस्था में वार्धक्य जन्य जो रक्त वाहिनियां फट जाती है या क्लॉट हो जाता है, स्त्रोतोरोध हो जाता है, तो उसकी वजह से नाड़ी तंतुओं का नाश होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो जराजन्य जो पक्षवद या हेमीप्लेजिया होता है उसमें हमें जरा चिकित्सा करना चाहिए, जैसे रसायन देना है, घृतपान कराना है, महाकल्याण घृत, महातिक्त घृत, फिर उसके बाद में ब्राह्मी घृत, ऐसे बहुत सारे द्रव्य देने हैं जो वार्धक्य जन्य, आम्लकी रसायन, आम्लकी घृत, फिर भल्लातक घृत, अगर कफ का अनुबंध है तो भल्लातक घृत, जैसा इन्वॉल्वमेंट है वैसा हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर जरा की चिकित्सा करते हैं। फिर सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म देते हैं, सिद्ध मकड़ ध्वज देते हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत देते हैं, वसंत कुसुमाकर रस देते हैं। जो वार्धक्य जन्य जो थ्रोम्बोसिस हो गया, अगर थ्रोम्बोसिस है तो रक्त पाचक ऐसे देते हैं। फिर एम्बोलिज्म है अगर है तो वहां पर हम विरेचन कराते हैं। मतलब जो कंडीशन रहती है, या बस्ती कराते हैं, या फिर एंजियोस्पाज्म हो रहा है तो वहां पे बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर का कभी कभी रक्त वाहिनियों पर दबाव पड़ता है और उसकी वजह से नाड़ी तंतुओं में रक्त बनना बंद हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमारे सर बताते हैं बाम्बू शूट्स का लेप, मतलब बाम्बू का जो बांस का जो पत्ते होते हैं या उसके जो अंकुर रहते हैं उसको लेना है, हल्दी लेना है जो गीली वाली हल्दी होती है, और वच्चा लेना है, उसको पीस के और उसका लेप लगाना है। और इसी तरह से कांचनार कषाय, ग्रंथि पाचक वटी, कांचनार गुगुल, ये सब जब देते हैं तो ब्रेन ट्यूमर में बहुत बढ़िया काम करता है। तो मतलब वो किस हेतु से वो पैरालिसिस हुआ है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वह हमें एमआरआई में, सीटी स्कैन में, जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के टूल्स है उससे हमें पता चल जाता है। उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी मेनिंजाइटिस की वजह से जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन रहता है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से रक्त वाहिनी फूट जाती है या इस्टमिक चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस की चिकित्सा के लिए मस्तिष्क रोगाधिकार में ये बताया, त्रिवित लेहम बताया है। उसके बाद में पंचामृत लोह गुगुल बताया जो मेनिंजाइटिस पे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सूक्ष्म त्रिफला है, एकेटी अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग करते हैं। रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं, हेमगर पुट्टली रस का प्रयोग करते हैं, बृहद कस्तूरी भैरव रस का प्रयोग करते हैं, मल्ल सिंदूर का प्रयोग करते हैं। जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते जाते हैं। तो इस तरह से हमें पक्षाघात को ठीक करने में बहुत आसानी जाती है। इसी तरह से सर्वांग घात, जिसमें बाइप्लेजिया रहती है, जिसमें पैरामेडिकल ट्रैक जो रहता है उसमें बहुत ज्यादा दुष्टि हो जाती है, जो छोटे बच्चों में ही पाई जाती है, या कभी कभी कंजेनाइटल स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाता है। तो उसमें हमें स्नेहन, स्वेदन और बहुत सारा अभ्यंग करना पड़ता है, बस्ती देना पड़ता है, कुट्टम चुक्की आदि तेल का बस्ती देना पड़ता है, मुरी वेणा तेल का करना पड़ता है, कभी कभी महाविषगर्भ तेल का करना। जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन अलग अलग डिसाइड करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। तो मॉडर्न का अगर पैथोलॉजी का सारा रिपोर्ट्स लेके अगर पेशेंट आ रहा है डायग्नोसिस लेके, तो हमें चिकित्सा तो अपना ही अपनाना है, वात पित्त कफ को ही ठीक करना है। लेकिन वो कैसे करना है थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, इसके बारे में मैं आप लोग को और बताऊंगा। मैंने क्योंकि ऐसे किया है मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं आप लोग को और सिखाऊंगा कि पैराप्लेजिया में और हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग लेक्चर्स में। अभी आज का जो टॉपिक है वो केवल पक्षाघात, बड़ी बीमारी पक्षाघात, उस पर बताना है। लेकिन इसको और सूक्ष्मांश कल्पना से, अंशांश कल्पना से अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग देखेंगे कि अर्धरांग अंग, उसका जो ये बात रहता है अर्धांग घात, पैराप्लेजिया, जिसमें नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का जो रहता है, जिसमें पैर के नीचे, उसमें अगर पैरालिसिस हो जाता है
तो उसमें जो और ऊपर के साइड में रहता है अपन मोटर न्यूरॉन टाइप रहता है, और नीचे रहता है लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप रहता है। तो इसकी चिकित्सा थोड़ा चेंज हो जाता है, कहीं पर बस्ती जरूरी होता है, कहीं नस से जरूरी होता है। तो उस हिसाब से जब हम लोग करते हैं, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस में भी पैरालिसिस जैसे सिम्टम दिखते हैं, पैराप्लेजिया ये दिखता है, तो हमें चिकित्सा थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, कौन सा द्रव्य कैसे देना है उस पर, और चर्चा हम लोग जितना करेंगे उतना हमें समझ आएगा। अब मैं अपने सर के नोट से आप लोगों को बताता हूँ। मेरे सर ने बहुत सारे नोट्स दिए हैं जो मतलब मैं सर के पास से लेके आया हूँ, आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सारे नोट्स जो हैं ये सारे मराठी में हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों को अपने सर के नोट से और बहुत सारा चीज पढ़ाने वाला हूँ। अब पक्षवद जो रहता है, मैं सर के नोट से बता रहा हूँ, पक्षवद जो रहता है वो दो टाइप का रहता है। एक वात युक्त शुद्ध वायु वाला रहता है, और एक वायु का संबंध से रहित रहता है पक्षाघात। अब इसमें हेतु क्या हो सकता है पक्षवद में, तो एकांग सन्निपात, ऐसा ज्वर होता है एकांग सन्निपात ज्वर, उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। कभी कभी अभिघात जन्य चोट लगने की वजह से कोई नर्व पे कोई इंजरी हो गया और उसके वजह से पैरालिसिस हो गया, ये ऐसा होता है। इसी तरह से कभी कभी सिर में अंदर ही अंदर गांठ हो जाती है, ट्यूमर हो जाएगा, या ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हिमरेज हो जाएगा, एक तरह से गांठ हो जाती है अंदर ही अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं करना देती है और मज्जा तंतुओं को डैमेज करती है। यह एक हेतु हो सकता है। इसी तरह से मस्तुलुंग का क्षय होता है, सेरेबल एट्रोफी होता है, या सेरेबेलम एट्रोफी होता है, उसकी वजह से पक्षाघात हो सकता है। या इश्चमिक चेंजेस आ रहे हैं, इन्फाक्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसी तरह से रक्त वाहिनियां फट जाती हैं, फूट जाती हैं, रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति होती है, हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, यह भी एक हेतु है। कभी कभी वातज कास का कॉम्प्लिकेशन में पक्षाघात ऐसा बताया है, मतलब खांसी इतना ज्यादा डेंजर आती है, इतना डेंजर आती है कि रक्त वाहिनी फट जाती है और पैरालिसिस हो जाता है, तो वातज कास भी एक हेतु रहता है। फिर ज्वर की वजह से फीवर, कभी कभी सिर पे चढ़ जाता है और रक्त वाहिनी फट जाती है, ज्वर, उसके बाद रक्तपित्त, और फिर ये हो जाता है। तो ये सारे हेतु बताए हैं, इसकी वजह से हमें मतलब हमें ये पता चलता है कि इसमें शुद्ध वायु का ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दूसरे दोषों का भी इन्वॉल्वमेंट है और दूसरी व्याधियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी वजह से पैरालिसिस हो गया है। अब हम लोग पक्षवत जब देखते हैं तो इसमें दूष्य क्या रहते हैं, तो सिरा, स्नायु, कंडरा और रक्त दोष, यह सारे इसमें रक्त दोष बोले या धातु बोले तो मतलब चार घटक रहते हैं, सिरा, स्नायु, कंडरा और रक्त। रक्त धातु बोले या दोष्य बोले, जो लोग रक्त को दोष बोलते हैं वो दोष समझो, लेकिन इसमें चार घटक द्रव्य ज्यादातर रहते हैं। कभी कभी पक्वाशय का जो वायु रहता है, अपान वायु जो रहता है वो सिर पे चढ़ जाता है, तो वायु को भी इसमें कभी कभी हमें कंसिडर करना पड़ता है। अब हम लोग और देखते हैं, तो वात पित्त संप्राप्ति जब रहती है, वायु और पित्त की संप्राप्ति रहती है, तो अवयव जो रहता है, पैरालिसिस का जो जगह रहता है, मसल्स रहते हैं, वहां पर अवयव शुष्क होने लगते हैं और उष्ण स्पर्श लगता है, पित्त की वजह से गर्म लगने लगता है। इसी तरह से जब वात कफज संप्राप्ति रहती है, वायु भी है और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, वात कफज संप्राप्ति मैं जो भी बता रहा हूं ना, ये आप लोगों को शायद कोई भी नहीं बताएगा, मेरे सर ने मुझे सिखाया है, वह मैं अपने गुरुजी का बात बताऊं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। अभी आप लोग देखेंगे कि आईटी में जो लोग बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर होते हैं उनको मतलब छोटी छोटी बातें नहीं आती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं उनको बहुत सारी बातें आती है। एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा महत्व रहता है, तो हमारे सर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसलिए मुझे बताया। तो वात कफत संप्राप्ति रहती है, तो इसमें संधि ग्रह रहता है, और दूसरा रहता है मृदुपना रहता है, शिथिल्यता, लूजनेस बहुत ज्यादा रहता है, और ठंडा स्पर्श, शीत स्पर्श, ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। तो मतलब अगर यहाँ पे वात कफज है तो ठंडा, शरीर को ऐसे छुएंगे आपको पता चलेगा ठंडक है, अगर पित्त वात पित्त है तो गर्म लगेगा, इसको हमें देगा। और अवयव शुष्क हो जाते हैं अगर वात पित्त चलेगा। वात कफज में क्या रहेगा, शिथिलता बहुत रहेगी, लूज बहुत ज्यादा पड़ जाता है, ऐसे हाथ उठाएंगे पैरालिसिस के पेशेंट को हाथ नहीं उठा पाएगा, शिथिलता बहुत ज्यादा रहती है। केवल वातज अगर देखेंगे तो संधि ग्रह रहता है, मतलब ज्वाइंट जो रहते हैं वो अटक जाते हैं, लॉक की तरह ऐसे हो जाते हैं, और काले रंग के संधियां हो जाती हैं। तो ये शुद्ध वायु में ऐसा पक्षाघात में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से अब चिकित्सा करते हैं, तो एक होता है कि वेगावस्था, एट ए टाइम ऑफ अटैक क्या करना चाहिए। तो ऐसा बता रहे हैं कि जब भी अटैक आए, पैरालिसिस का अटैक आपके सामने पेशेंट को आया है, तो समीर पन्नाग्रस, अगर वायु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो समीर पन्नाग्रस एक चुटकी शहद के साथ चटा दीजिए, सब लिंगोली लगा दीजिए, तो तुरंत फायदा हो जाता है, मतलब पेशेंट का वहां पर वहीं का वहीं रुक जाता है। अगर पित्त वाला इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पेशेंट को फीवर आ रहा है, बीपी आई है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत मूर्छा हो रही है, चक्कर आने जैसा हो रहा है, भ्रम हो रहा है बहुत ज्यादा,
तो उसमें हमें स्वर्ण सूर्यशेखर रस को सबलिंगुअली लगा देना है, ऐसे मूवमेंट दे देना है। तो उसके वजह से ये जो रहता है स्वर्ण सूर्यशेखर से तुरंत ही फायदा हो जाता है। या फिर प्रदमन नस्य, इसको पीस के और नाक के पास से फूक मार दें, हाथ में लेके फूक मार दें। तो प्रदमन नस्य जो है, वात वाला है तो समीर पन्नग रस, पित्त वाला है तो स्वर्ण सूर्यशेखर रस, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरा शरीर में जब वेगावस्था है तो सरसों का तेल लेना है, और या सरसों का कल्क लेना है। और संज्ञा स्थापन गण, संज्ञा स्थापन गण में वचा है, आप लोग देखिए संज्ञा स्थापन गण में क्या क्या है, वचा है, हिंगू है, सरसों है, फिर उसके बाद ज्योतिषमती है। ऐसे 10 द्रव्य हैं, मुझे 4 अभी याद है। तो इन सब का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, पूरा बॉडी में अभ्यंग करते हैं, तो इससे तुरंत ही वेगावस्था जो रहती है वो रुक जाती है और पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद में मृदु विरेचन करना है। अभ्यंग करने के बाद मृदु विरेचन करना है, तो मनुका को पानी में भिगो के और वो खिला दीजिए, मनुका का पांट या हिम पिला दीजिए, मनुका खिला दीजिए, उससे मृदु विरेचन हो जाता है। या त्रिफला खिला दीजिए, मृदु विरेचन हो जाता है। या एरंड तेल पिला दीजिए, मृदु विरेचन हो जाता है। यह सबसे अच्छा रहता है, मतलब वायु को अनुलोमित कर देना है। उसी तरह से कभी कभी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा है और पूरा सिर गर्म हो गया है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो हमें वहां पे डैमेज होने से बचाना है। तो हमें क्या करना है कि बर्फ का जो एक पैकेट में बर्फ डाल के और उससे ऐसे गरम गरम ठंडा ठंडा सेक देना है, तो दिमाग ठंडा हो जाता है और रक्त वाहिनियां फूटने के नहीं आती है, मतलब कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से गर्म पानी से भी कभी कभी सेकना पड़ता है। तो 2 टाइप है, मतलब गर्म पानी से करें तो हॉट वाटर बैग जो रहता है उससे अगर सेक दें तो वह कफ वाले में रहता है। अगर पित्त वाला इन्वॉल्वमेंट है, दाह पाक पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, स्वेद प्रवृत्ति हो रही है, तो गर्म मतलब बर्फ डाल के पैकेट में करके और उसको ठंडा ठंडा करें, तो इससे गर्मी का नाश हो जाता है। इसी तरह से अगर कभी कभी पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि मानसिक आघात की हिस्ट्री रहती है पुराना, और मतलब मेंटल शॉक रहता है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड माइंड रहता है, उनको कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही है, और तब पक्षवध होता है, तब हमें क्या करना है, तो चतुर्भुज रस बहुत बढ़िया काम करता है। एक एक गोली सुबह शाम दे, चतुर्भुज रस देने से तुरंत ही फायदा हो जाता है। इसी तरह से जो खुरासानी अजवाइन रहता है, पारसिक यमानी रहता है और जटामांसी, इसका फांट देना है। 1 गिलास पानी गर्म करना है, उसमें खुरासानी अजवाइन या पारसिक यमानी डालना है, या और प्लस जटामांसी डालना है। उसका फांट अगर रात को दें तो यह बहुत तुरंत ही वेगावस्था में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वात कफत संप्राप्ति रहती है, और उसके वजह से वात और कफ, इसकी वजह से अगर पक्षवध हुआ है तो इसमें समीर पन्नग रस 500 mgm 4 रत्ती के मात्रा में तुलसी के रस के साथ अगर चटा दिया जाए, वात कफत संप्राप्ति में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से महायोगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल को 2-2 गोली सुबह शाम दे दें। और कोई वात का काढ़ा रहता है, जैसे कि महारासनादि क्वाथ हो गया, दशमूल का काढ़ा हो गया, रासना सप्तक क्वाथ हो गया, इनको साथ अगर दे दिया जाए महायोगराज गुगुल तो तुरंत फायदा होता है। रासनादि क्वाथ रहता है, उसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वात कफत संप्राप्ति को भंग करना है तो भल्लातक के 3 बीज को कट करके और 3 ग्लास हम लोग बकरी का दूध लेते हैं और 3 ग्लास पानी लेते हैं और इसको उबाल के 1/4 होने तक इसको उबालते हैं। इस तरह से भल्लातक सिद्ध यह शीरपाक होता है। यह वात कफत संप्राप्ति वाले जो हमारे पास पक्षाघात के पेशेंट आते हैं उसमें देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अनुपान में थोड़ा घी डाल दीजिए और थोड़ा चीनी डाल दीजिए और मिक्स करके वह अनुपान के रूप में दे तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक नाग वल्लभ रस आता है, वह अगर बहुत पुराना ये क्रॉनिक अगर हो गया है और उसके वजह से तीव्रता बहुत ज्यादा है तो दोष को कब करना है, उसके लिए अदरक और मधु के साथ नागवल्लभ रस अगर दे दिया जाए, मैंने इस पे एक लेक्चर लिया है नागवल्लभ रस, यूट्यूब में देख लीजिए, उसको देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कभी कभी सिफिलिस या गोनोरिया जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उसकी वजह से पक्षवध हो जाता है, तो इसमें क्या क्या देना है, तो गोक्षुरादि गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले देना है, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ देना है और उसके बाद में रासनादि क्वाथ देना है। अष्टमूर्ति रसायन जो है वह सुबह खाने के पहले देना है और घी और मधु के साथ देना है। अष्टमूर्ति रसायन जो है सिफिलिस जैसे कंडीशन रहती है या गोनोरिया रहता है, फिरंग और उपदंश में अष्टमूर्ति रसायन का बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एरंड तेल को रात्रि में देना है, शुंठी के साथ मिक्स करके पानी के साथ देना है। अगर शुंठी नहीं देंगे तो पेट में मरोड़ आता है, पेट में दर्द होता है, तो इसलिए शुंठी डाल के दूध के साथ दे या गर्म पानी के साथ दे, तो एरंड तेल का से विरेचन कराना है। इसी तरह से फिरंग और उपदंश है, मतलब सिफिलिस या गोनोरिया जैसे बीमारियां हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और उसके वजह से पक्षवध आया है, ऐसा हमें हेतु में मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, शतावरी सिद्ध तेल का
पिच्चू को ऐसे मिक्स करके मतलब तेल में ऐसे डुबा के और उसका पिच्चू रखना है, इससे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको शुक्र क्षय का इतिहास है, बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, बहुत ज्यादा स्त्री प्रसंग करते हैं, अति मैथुन करते हैं और उसके वजह से पक्षवध हो जाता है। जैसे कि HIV पेशेंट रहते हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं, तो उसमें मज्जा का भी क्षय हुआ रहता है, शुक्र का भी क्षय हुआ रहता है। तब इसमें रसराज रस जो है वह बहुत बढ़िया काम करता है। रसराज रस जो है वो शुक्र क्षय जन्य संप्राप्ति में बहुत बढ़िया काम करता है। या वृद्ध लोगों को जो वृद्धावस्था की वजह से थ्रोम्बोसिस हो गया या फिर एम्बोलिज्म हो गया, फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, ऐसे कंडीशन की वजह से पक्षवध अगर हो गया है या एंजियोस्पाज्म हो गया है, वार्धक्य जन्य जो ये कंडीशन आती है और उसके वजह से रक्तवाहिनी फुट जाती है, तो उसमें रस राजरस बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से जो संतर्पण जन्य व्याधियां रहती हैं और उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति है, उसमें भी अगर हम लोगों ने रसराज रस दे दिया तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रसायन काल में अगर दे दिया, मतलब सूर्योदय के पहले 1.5-2 घंटा पहले अगर रसायन काल में हमने रसराज रस को अमृत प्राशावलय के साथ दे दिया तो यह पैरालिसिस के पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, संप्राप्ति जल्दी भंग हो जाती है। इसी तरह से पित्तज अगर लक्षण है तो रसराज रस का उतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना वात और कफज वाले पक्षाघात में फायदा होता है। इसी तरह से रसराज के वजह से अगर हमें ऐसा पता चलता है कि शुक्र धातु बहुत अच्छा होने लगता है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ये सब अच्छा होने लगता है, इसलिए इसका नाम है रस राज रस। मतलब जितने भी रसकल्प हैं उसमें राजा है ये रसराज रस। तो ये अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय दोनों अवस्थाओं में रसराज रस और उसके वजह से पक्षवध हुआ है। रसराज रस तो मेन पक्षवध की दवाई है और वात वाहिनियों को ये बल देती है, लेकिन अगर शुक्र पे काम करना है तो शुक्र क्षय जन्य अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय उसके वजह से अगर ये पक्षवध हो रहा है, रक्तवाहिनी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो गई है, वो फट जा रही है क्योंकि शुक्र धातु का स्नेहांश कम हो गया, मज्जा धातु का स्नेहांश कम हो गया, वो फट जा रही है और शुक्र धातु रीजनरेट करने का काम करती है, वही अगर खराब हो रही है तो इसमें रसराज रस इसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कोशिश को पेशेंट को यह कोशिश करना चाहिए कि वह शुक्र क्षय ना करे। शुक्र क्षय करेगा तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि शुक्र जो रहता है वो नए नए सेल बनाता है, रिजुविनेट करता है, नए सेल रीजनरेशन शुक्र ही करता है जो शरीर में रहता है। जो बाहर निकल गया वह तो संतान उत्पन्न करेगा, बाहर मतलब अगर माता शुक्र शोणी संयोग हो गया तब, और नहीं तो ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, हस्त मैथुन करके निकाल रहे हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं रहता है, वह तो अपना धातु का क्षय हो रहा है और वह बेकार में अपने जो स्पर्म सेल्स है उनको वेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब हो गया। तो ऐसे जो शरीर में शुक्र क्षय जन्य जो होता है उसमें रसराज रस का इतना ज्यादा महत्व रहता है। हाँ, कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग पक्षाघात के लिए मेडिसिन लिखते हैं, एकांगवी रस, रसराज रस, महावात विध्वंसक रस, ये सब लिखते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि आपने ये रसराज रस क्यों दिया है, आप पूछ के देखिए, वो लोग को गुस्सा आएगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है। वो लोग केवल एक टिपिकल एक फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। मैं सभी गवर्नमेंट वालों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बिना पढ़ाई किए और केवल गवर्नमेंट ऑफिसर बन के बैठ गए उन लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जरूर वो आंसर दे देंगे, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो और उनका एक प्रोटोकॉल, फिक्स प्रोटोकॉल रहता है, जो सिद्धि साधित वैद्य से ऐसे सीख के आए कि यही फॉर्मूला देना है, हर पैरालिसिस के पेशेंट को देना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर सूजन आई है तो उसमें एकांग बहुत ज्यादा पैर में सूजन आई है और पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में एकांग वीर रस ये बहुत अच्छा काम करता है। शुक्र क्षय जन्य अगर रहा तो रसराज रस ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पित्तज लक्षण अगर है, शीत पित्त है, कोट है, तो उसमें हमें मतलब पित्त के सारे सिम्टम दिख रहे हैं। दूषित पित्त है जो शाखागत हो गया है और पित्त का शीत गुण बढ़ गया है, मतलब उष्ण गुण जो है वो कम होके पित्त जो है वो शीत पित्त जैसे सिम्टम दिखा रहा है, मतलब वायु का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको शीत पित्त बोलते हैं। मतलब पित्त की उष्णता कम होकर वायु का प्रकोप होकर शीतता बढ़ रही है और वो विकृत स्वरूप की हो रही है, ऐसा जब कंडीशन हो रहा है या कोट हो रहा है तो ऐसा पक्षाघात भी हो रहा है, तो ऐसे में वात गजांकुश रस बहुत बढ़िया काम करता है। वो पित्त का जो उष्णता है उसको बैलेंस कर देता है, वायु का शीत गुण को बैलेंस कर देता है और दोष दूष्य समूर्चना को भंग करके संप्राप्ति भंग कर देता है। तो इसलिए वात गजांकुश रस ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं और उनको कभी कभी बीपी शूटअप हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है और उनको पक्षाघात हो जाता है। तो इसमें अर्धांग वातारी रस करके आता है, इस पर मैंने एक लेक्चर लिया है, वो यूट्यूब में देखिए। तो वह क्या करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। जो जो लोग अल्कोहल पी के और उनको पैरालिसिस होता है ना,
उनको अर्धांगवाद जब हम देते हैं तो पुयत पत्ती को भी ये कंट्रोल कर देता है, पक्षवद को भी ये ठीक कर देता है। अर्धांग वातारी रस आयुर्वेद सार संग्रह में उसके बारे में वर्णन किया गया है, उसमें आप लोग देखिए, या भारत भेषज रत्नाकर ये जो ग्रंथ, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्णन किया गया है। इसी तरह से रसोन पिंड जो है 1 चम्मच सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो वह भी अल्कोहल की वजह से जो पक्षाघात हो गया है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसीलिए हर समय केस टेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है, संप्राप्ति कैसे कैसे बन रही है वह देखना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से एक जो रसोन पिंड है वह कैसे बनाना है उसका मैं विधि बताता हूं। तो आपको क्या करना है कि येलो पंपकिन लेना है, पीला जो कोहड़ा होता है, येलो पंपकिन लेना है, और उसमें क्या करना है कि छेद करना है। छेद करने के बाद उसमें बहुत ज्यादा लहसुन जो है, लहसुन का ऐसे कल्क बनाइए या लहसुन, इसका ना उसका छिलका निकाल दीजिए लहसुन का, और उसको ना कूट के या फिर ऐसे लहसुन को भर दीजिए, पूरा पैक कर दीजिए कोहड़ा येलो पंपकिन में, और फिर इसको अग्नि पे हमें गरम गरम मंद अग्नि पे पकाना है। जब पकाएंगे तो लाल हो जाएगा। फिर उसके बाद में जितना कोहड़ा है येलो पंपकिन है उतना ही तिल का तेल उसको गरम करना है। दूसरे जगह कढ़ाई में जितना, जैसे 10 किलो का अगर येलो पंपकिन है तो 10 किलो तिल का तेल को गरम करना है। उसमें दालचीनी डालना है, हींग डालना है, जीरा डालना है, त्रिकटु डालना है, पिपली मूल डालना है, धान्य डालना है। इनका ना तड़का देना है बहुत अच्छा। तड़का देने के बाद फिर क्या करना है कि कोहड़ा जो है वो पूरा रेड हो गया है, पक गया है, कोहड़ा को आग पे अपने रख दिया या तवा पे गरम कर दिया तब भी चलेगा, उसमें लहसुन भरा हुआ है। फिर उसका छिलका निकालना है। उसके बाद में अंदर का जो भाग है उसमें तेल अंदर का जो मतलब छिलका निकालने के बाद जो येलो पंपकिन का येलो भाग जो रहता है उसको, जो तिल तेल है जो हमने गरम किया है उसमें डाल देना है, और उसको फिर ऐसे मिक्स करते जाना है। मिक्स करते जाएंगे तो एक तरह से मुरब्बा टाइप हो जाएगा जिसमें लहसुन है, और फिर ये प्रक्षेप द्रव्य तड़का वाले दालचीनी है, हींग, जीरा, त्रिकटु, पिपली मूल और धान्य, इसको मिक्स करके एक तरह से मुरब्बा टाइप बन जाएगा लहसुन का। इसको बोलते हैं लहसुन रसोन पिंड। फिर इसको एक एक चम्मच सुबह और शाम, एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। 3-4 महीने में खराब नहीं होता है क्योंकि तिल तेल में डाला है। जितना कोहड़ा का येलो पंपकिन का है भार उतना ही तेल है, तो एक तरह से अचार वाला मुरब्बा टाइप हो गया, लहसुन का अचार टाइप। तो ये खराब नहीं होता है, बहुत दिन तक चलता है, और एक एक चम्मच सुबह शाम देना है। तो यह जो रहता है अल्कोहल जन्य जो पक्षाघात रहता है, मतलब जिसमें अल्कोहल की हिस्ट्री है और ऐसा पैरालिसिस हुआ है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। ये हमारे सर ने बताया है, और ये कोई ग्रंथ से ही सर ने पढ़ के किया है, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे बहुत अच्छा, ये मार्केट में नहीं होता है, इसको प्रयोग करिए। इसी तरह से अगर पुराना जो बीमारी है पक्षाघात का ये कम हो गया है तब हमें वृहदवाद चिंतामणि रस और योगेंद्र रस अगर दे दिया एक एक चुटकी सुबह शाम, तो वृहदवाद चिंतामणि रस खाने के पहले दिया तो वो बहुत अच्छा काम करता है, अपान वायु पे काम करता है। योगेंद्र रस खाने के साथ में समान वायु पे 2 गिलास खाना खा के फिर योगेंद्र रस 1 गोली खिला के फिर बाकी खाना खाए, ऐसे अगर किया तो यह क्रॉनिक से क्रॉनिक जो ये रहता है पैरालिसिस, उसमें ये बहुत बढ़िया वृहदवाद चिंतामणि और योगेंद्र रस का बहुत बढ़िया काम होता है। इसी तरह से पुराना अगर ये पैरालिसिस है और उसमें कफ भूयिष्ठता है, मतलब कफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो अब्रक भस्म को विड़ंग या एरंड के क्वाथ के साथ अगर दे दिया जाए तो अब्रक भस्म सहस्त्रपुटी लीजिए या नॉर्मल लीजिए, उसका प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम होता है। फिर उसी तरह से लक्ष्मी विलास रस जो है वो क्रॉनिक जो कफ भूयिष्ठ पक्षाघात है, कफ का ज्यादा डोमिनेंस है और पुराना है, कभी कभी 10-10 साल 20-20 साल पुराने हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो इसीलिए अब्रक भस्म को विड़ंग के क्वाथ या एरंड का क्वाथ या फिर लक्ष्मी विलास रस के साथ देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ग्रदसी जैसा कंडीशन है, और मतलब ग्रदसीवत वेदना ऐसा हो रहा है जिस तरह से गिदड़ चलता है उस तरह से चलने को आ रहा है, साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है, और ये पक्षवद हो गया, पैरालिसिस भी हो गया और साइटिका भी है। तो इसमें खंजनीकारी रस करके एक आया है, भेषज रत्नावली में देखिएगा खंजनीकारी रस ऐसा बताया, और मैंने एक लेक्चर भी दिया है। इसमें क्या क्या है तो कुचला है, मल सिंदूर है, अर्जुन है और एरंड है। तो ये नर्व की जो पैथोलॉजी है साइटिक नर्व के कॉम्प्रेस होने से, और बाकी तो लोअर मोटर न्यूरॉन जो ये एक्सिस है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से होता है। तो ये पूरा वो पैथोलॉजी को ठीक कर देता है, इसलिए खंजनीकारी रस का प्रयोग हमारे सर करते हैं। मैं भी 20 साल से प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पुराना से पुराना पैरालिसिस है और उसमें कफज प्रमेह के भी सारे सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे आलाल में, सांद्र प्रसाद में,
ऐसे इक्षुवालिका में बहुत सारे ऐसे जो 10 टाइप के जो कफज प्रमेह है, और उसमें पुराना पक्षवद भी है, डायबिटिक पेशेंट भी है, और डायबिटिक है तो मधुमेह नहीं है, इसमें कफज प्रमेह मेन है। तो इसमें नवग्रह रस, नवग्रह रस पे मेरा एक लेक्चर है, यूट्यूब में देखिएगा, नहीं तो आयुर्वेद सार संग्रह या भारत भैषज रत्नाकर, उसमें नवग्रह रस के बारे में बताया है, या आपके पास नहीं मिलता है तो मैं भेज दूंगा। तो नवग्रह रस का प्रयोग करने से ये मतलब कफज प्रमेह और डायबिटीज इसमें बहुत बढ़िया, कफज प्रमेह और पक्षाघात इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से वात विकार होने से कोई अवयव को पक्षाघात नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना है कि जो शिकाकाई रहती है, जिसको हम रीठा बोलते हैं, उसके सिद्ध जो उसका जो मूल रहता है, उससे सिद्ध घी है, वो अगर हम करें तो बार बार रिकरेंस नहीं होता है। नहीं तो एक बार पक्षाघात हमने ठीक कर दिया बहुत मेहनत से, एकांगवीर रस, ताप्या दिलो, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी घृत, ये सब हमने दिया, अनुवासन बस्ती, विरेचन दिया, अनुवासन ये सब दिया, नस्य दिया, पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो वह ना हो तो अरिष्टक का जो मूल रहता है या शिका का जो मूल रहता है, उसको घी में सिद्ध करके वो एक एक चम्मच कंटिन्यू देते रहे लाइफ लॉन्ग, एक एक चम्मच खाने से कुछ नहीं होता है। या फिर लोद्र को घी में सिद्ध करके, लोद्र का सिद्ध घृत, उसको अगर कंटिन्यू दिया जाए लाइफ लॉन्ग तो रिकरेंस नहीं होता है। उसी तरह से आमवात है और पक्षाघात भी है। आमवात रूमेटाइड अर्थराइटिस, आरए फैक्टर भी पॉजिटिव हो रहा है, आरए मतलब आमवात के आम की भी सारे सिम्टम दिख रहे हैं, और पक्षाघात भी हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिसको आमवात है, पहले से आमवात है, उसको पैरालिसिस नहीं हो सकता है। तो इसमें महारासनादिक वात बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कभी कभी गर्मी की वजह से पैर जो रहते हैं वह पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, कभी कभी जैसे आग में जंप मारा, अभी जैसे यहाँ पे हो रहा है यूएस और सॉरी रशिया और यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, तो वहां पर कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जहां पर आग का संपर्क है और उसके वजह से पैरालिसिस हो गया है। तो रासना सब पंचक, रासना पंचक क्वाद का प्रयोग करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कभी कभी रासना सप्तक क्वाद का भी प्रयोग होता है, तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पक्षाघात जो रहता है ना, उसमें अगर सिरा कंडरागत वात के लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं तो रौप्य युक्त ताप्यादि लौ इसका प्रयोग करें तो सिरा और स्नायु इस पे बहुत अच्छा, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से सिरा और कंडरा बनती है, और ये उपधातु है इसकी रक्त की। तो इसीलिए ताप्या दिलो, रौप्ययुक्त ताप्या दिलो। और मैं तो ऐसा, मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर पक्षाघात के पेशेंट को ताप्या दिलो देना चाहिए, क्योंकि वह माइक्रो सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। मस्तिष्क में जितनी भी रक्त वाहिनियों का प्रॉब्लम है वह रक्त का प्रसादन भी करता है, क्योंकि इसमें ताप्या दिलो में स्वर्ण माक्षिक है, चांदी है, तो रौप्य युक्त ताप और लौह भस्म भी है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है, एचबी लेवल भी अच्छा करता है। तो रक्त प्रसादन के रूप में इसी को योगराज बोला है ऐसे चरक संहिता में, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आंखों के सामने ऐसे लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ तो कंफ्यूजन की स्टेज है, और ऐसे कंडीशन में पक्षाघात हो गया है, मतलब आंखों से दिखना कम हो रहा है या आंखों के सामने कुछ तो अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, तो पंचामृत लोह गुगुल का प्रयोग पैरालिसिस में करने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर कंप है, शरीर कांप रहा है बहुत ज्यादा, पार्किंसन जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं और कंप है, कंपवात जैसे सिम्टम है, तो श्यामादि कषाय वैशेष रत्नावली में कंप रोगाधिकार में बताया है, श्यामादि कषाय का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी ना चलते नहीं आ रहे तो पेशेंट को बोलना है कि आप दौड़ने का कोशिश करिए, 2-3 बार दौड़ेगा तो पेशेंट का वो चलने फिरने का कॉन्फिडेंस ठीक हो जाएगा। मैं तो अपने पेशेंट जिनको, अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया 2002 में, तो मेरे पास एक बाबा है जो 95 ईयर्स के थे, हट्टे कट्टे थे, और उनको पैरालिटिक अटैक आया। तो शुरुआत से मेरा डे फर्स्ट से पेशेंट आना शुरू हो गए। तो वो बाबा है, मेरा कुछ 1-2 महीना ही हुआ था प्रैक्टिस का, 2002 की बात है। तो वो जैसे ही आए ना, तो उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था, उन्होंने एलोपैथी का इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास है, तो मैंने उनको 4-5 ही दवाइयाँ दिया। एक तो मैंने विरेचन कराया घी पिला के, और फिर मैंने 4-5 ही दवाई दिया, बृहत्वाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, एकांगवीर रस, रसराज रस, 4 ही दिया, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, नया नया मैं सीख रहा था। तो मैंने 4 ही दवाई दिया, और एरंड तेल से मैंने विरेचन कराया, कभी मैंने त्रिवितलेहम से रोज विरेचन कराया। और मैंने उनको एक ही चीज बोला कि आपको रोज घूमना जरूरी है अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं। वो मेरे को इतना फॉलो करते थे, मैं उस टाइम बच्चा जैसा था, एकदम पतला सा था, और मेरी बड़ी बड़ी मूछें होती थी। तो लेकिन उन्होंने मेरे को फॉलो किया कि आयुर्वेद से हमें ठीक होना है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बहुत बड़ी बड़ी मूछें होती थी, मैंने वो तो बाद में हटा दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं रोज 5 किलोमीटर घूमना चाहता हूँ, क्योंकि वो पुलिस में थे। तो वो बाबा ना, मतलब यहाँ पूरा चंदननगर एरिया में सब लोग बोलते हैं कि वो इतने अच्छे हो गए थे,
मतलब मेरा इलाज होने के बाद भी वो 10 साल तक चलते रहे, 105 साल के हुए तब उनकी नेचुरल डेथ हुई, रिकरेंस नहीं हुआ। तो यही हमारे सर भी बताते हैं कि पेशेंट को, जिनको चलने में तकलीफ हो रही है उनको चलाना है, उनको हाथ उठाना है, उनको मतलब स्पंज का बॉल देना है कि वो ऐसे मूवमेंट होते रहे, फिजियोथेरेपी कराना है, मतलब ये सब होना बहुत जरूरी है, तभी वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से माश सेंधव तेल है, उसका अगर अभ्यंग करें तो बहुत बढ़िया काम करता है। तेल द्रोणी में, तेल द्रोणी में बैठाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर वो तेल द्रोणी में बैठ रहा है और ऐसे हाथ सिकुड़ा के बैठ रहा है, उसको पैरालिसिस हुआ है, तो वह अच्छा नहीं है, हाथ सिकुड़ना नहीं चाहिए, हाथ खुलना चाहिए। उसी तरह से हाथ में जो सेंधा नमक होता है, और सेंधा नमक या जो समुद्र नमक का जो पत्थर पत्थर टाइप आता है, खड़ा नमक जो बोलते हैं, उसको लेके और ऐसे पोटली पोटली बांध दे, तो नमक के गर्मी से उसको पसीना आएगा और उसको बहुत अच्छा वो पैरालिसिस में जो यहाँ पर संग जैसी संप्राप्ति हुई है, कफ का आवरण हुआ है पूरा शाखाओं में, हाथ पैर में जहाँ पैरालिसिस हुआ है, तो खड़ा नमक का पोटली में ऐसे बांध के, और सब जगह पोटली पोटली बांध दे बहुत जगह, तो इससे ना पैरालिसिस में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पेशेंट को ना एक मिरर ऐसे दिखा के और उसको बोलना है कि हाथ हिलाओ, तो उसको लगेगा कि वो ये हाथ हिला रहे, ऐसे मिरर में उसको ये इस हाथ का इमेज इधर दिखेगा, तो वह जो है ना मिरर का इमेज से वो ये हाथ उठाने का कोशिश करेगा। साइकोलॉजिकल चिकित्सा है, उसको बोलना है कि हाथ उठाओ, वह ऐसे शीशा में देखेगा तो उसको ये इसका इमेज दिखेगा कि ये हाथ उठा रहा है, ये पैर उठाओ इस साइड का तो ये उठाने लगेगा। ऐसा जब हम लोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से अगर सूक्ष्म संधियों में हलचल नहीं हो पा रही, मूवमेंट नहीं हो रहा है सूक्ष्म संधियों में, तो रक्तपाचक, मेदोपाचक, विष तेंदुकवटी का प्रयोग करते हैं। पहले रक्तपाचक देना है, फिर मेदोपाचक देना है, फिर विष तेंदुकवटी, ये क्रम से होना चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, रक्तपाचक, फिर मेदोपाचक, फिर विष तेंदुकवटी, यह हम क्रम से बढ़ाते हैं तो पेशेंट को सूक्ष्म संधि में जो, जैसे कि ये छोटी उंगलियां नहीं हिल पा रही है, आप लोग के पास पेशेंट आते हैं कि सब तो ठीक हो गया, हाथ उठने लगा लेकिन फाइन मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो रक्तपाचक दीजिए, मेदोपाचक दीजिए, फिर उसके बाद में विष तेंदुकवटी, ये आप 15-15 दिन के बाद अगर दें बहुत बढ़िया काम होता है, सूक्ष्म संधियों में फिर ताकत आ जाती है। रक्तपाचक इसलिए देना है कि रक्तगत आम का पचन करता है। फिर मेदोपाचक देना है कि और मेद की वजह से अगर कुछ आवरण जन्य संपर्क वो ठीक होता है। फिर उसके बाद में स्टिमुलेशन मेन देना है, तो इसलिए विष तेंदुकवटी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, तो पेन से लिखना भी इतना अच्छा हो जाता है। उसी तरह से अगर पक्षाघात है और उसमें नस से देना है, तो अगर हम लोग नस से देते हैं और पेशेंट का हाथ पैर में थोड़ा सेंसेशन आ रहा है नस से देने से, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, अच्छा उपशय होता है। इसी तरह से अगर पेशेंट को कुछ भी नहीं हाथ में हो रहा है तो हमें विरेचन नस से देना है, जैसे सरसों का तेल दे दिया, या फिर मेरा एक वो जो है ब्रंशतु शवतुहर तेल, सैनोसाइटिस का ऑयल है, वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, वो शिरो विरेचन नस से देना है। अपामार्ग तंडुल का प्रयोग करना है या त्रिकट्टू का प्रयोग करना है। शिरो विरेचन नस से देने से फिर क्या होता है कि उसकी सेंसेशन आती है, क्योंकि ये संज्ञा स्थापन भी करता है। उसी तरह से अगर उसको समझ आ रहा है, मतलब सेंसेशन है कि उसको क्या है, उंगली में अगर आपने ऐसे गुदगुदी किया तो उसको पता चलेगा, कुछ लगाया तो पता चल रहा है लेकिन हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसमें मोचरस सिद्ध घृत का प्रयोग करें या शीर बला तेल का या बला सिद्ध घृत का प्रयोग करें, तो इससे उसकी ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाता है। इसी तरह से अगर दोनों चीज रहे कि कभी समझ आ रहा है कभी नहीं समझ आ रहा है, तो पंचेंद्रिय वर्धन तेल जो होता है उसका नस्य देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी हमारे पास पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं जिनको जीवा जो रहती है वो स्तंभ हो जाता है, बोलने को नहीं आता है, जीभ अकड़ जाता है, जकड़ जाता है, तो इसमें कल्याणक अवलेह को लेना है और उसको रगड़ते रहना है, जब तक लार नहीं आती है तब तक रगड़ते रहना है। मेरे पास एक आर्मी के कर्नल आए थे, मैंने कल का लेक्चर में बताया था, तो उनको ना आंसू ही नहीं आते हैं, मतलब उनका आंखें इतनी ड्राई हो गई। कोरोना टाइम में उन्होंने लैपटॉप में बहुत ज्यादा काम किया, और आर्मी के ऑफिसर का वो टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर है, मिसाइल का जो ये है ना यूनिट उधर है, तो उनको बहुत ज्यादा आंखों का ड्राइनेस हो रहा था, बोले मुझे आंसू ही नहीं आ रहे। मैंने उनको नस से दिया, 3 बॉटल नस से दिया अपना शीरबला तेल का, 15-15 ml, वो डालते ही उनके आंसू आने लगे और आंखें गीली हो गई। उनको इतना विश्वास हुआ ना, इतना विश्वास हुआ कि ये तो चमत्कार हो गया कि मुझे आंसू आने लगा शीरबला तेल से, क्योंकि स्नेहन हुआ, स्नेहन होने से जो रुक्ष गुण से आंखें ड्राई हो रही थी वहां तर्पण हो गया। तो ये जो है ना आयुर्वेद, आयुर्वेद इसलिए बोलता है कि नस से देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वातज पक्षवद है अगर, तो बला तेल को लेके जीभ में ऐसे घिसना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ बोलने का उसको कोशिश करवाना है, अगर वो बोलने का कोशिश करेगा तो पेशेंट, अभी तो आजकल आते हैं टॉयज आ गए हैं जो टॉकिंग टॉयज रहते हैं,
मतलब एक बिल्ली रहती है, वो यहाँ इसमें भी आते हैं, मतलब ऑनलाइन में बहुत तरह से गेम्स होते हैं कि हम कुछ बोलेंगे वो वैसे रिप्लाई करेंगे। तो पेशेंट को बोलने का कोशिश करवाना है। वो टॉयज भी आ रहे हैं कि छोटे बच्चे कुछ बोलते हैं तो वो वैसे ही रिप्लाई करते हैं, वैसे ही बोलते हैं कॉपी करके, मिमिक्री टाइप। तो ये बोलने का कोशिश कराने तो पेशेंट का उत्साह बढ़ता है और पेशेंट बोलने का कोशिश करता है। इसी तरह से वातरक्त के लक्षण है और आमवात के लक्षण है। तो क्या करना है कि करंज मूल का कल्प जो रहता है घी में इसको गर्म करके करंज मूल का और कल्क को घी में भून के उसका रस निकाल के और नस से देना है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। वातरक्त जन्य या आमवात ऐसे सिम्टम वाले अगर पक्षवद है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पक्षवद है और अंगमर्द है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करना है कि उड़ीद का जो ये बड़े होते हैं पकोड़े टाइप, पकोड़ा जो रहता है उड़ीद से बना हुआ पकोड़ा, घी में तल के और वो खाने के लिए देना है। तो इससे बॉडी एक जो रहता है अंग मर्द, क्योंकि ये उड़ीद जो रहता है शुक्र धातु को अच्छा करता है और वायु अगर बहुत ज्यादा है धातु शात्मक है तो उड़ीद का जो वड़ा होता है घी में भून के दे तो बहुत बढ़िया काम करता है। मैं आप लोगों को ना और भी बहुत सारा चीज बताने के लिए आया हूँ, लेकिन अभी क्या है कि टाइम बहुत कम है। मैं आप लोग को और बता देता हूँ क्योंकि मेरे सर इतने ज्ञान के समुद्र है ना कि क्या बताए। उन्होंने एक और चीज बताया कि अगर पुराना से पुराना पक्षवद का पेशेंट रहता है, पैरालिसिस का पेशेंट रहता है, तो चांदी का भस्म जो रहता है रौप्य भस्म वो बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। अगर ना पेशेंट यंग है बहुत ज्यादा और उसको ब्लीडिंग हो गया है तो ये हमें देखना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग है क्या, मतलब चाइनीज वगैरह ज्यादा खाया, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाया, अल्कोहल पिया है क्या, वो देखना चाहिए। इसी तरह से कभी कभी फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है और उसके वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में हीट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा हुआ है उसके वजह से, तो वो देखना है। या ट्रॉमा हुआ है, ब्रेन में चोट लगी है, अभिघात हुआ है, वह हमें देखना चाहिए। उस हिसाब से हमें चिकित्सा बदल जाती है। इसी तरह से अर्धांगवाद के कारण जो रहते हैं एकांग सन्निपात रहता है, वातज कास रहता है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त में भी, ऊर्ध्वक रक्त पित्त भी एक हेतु रह सकता है, गुल्म हो सकता है, गुल्म के वजह से भी पक्षाघात हो सकता है, अपस्मार की वजह से भी पक्षाघात हो सकता है, या पुराना वातज कुष्ठ भी होता है, इसकी वजह से भी पक्षाघात होता है। बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद हमें पता चलता है कि वातज कुष्ठ ये एक हेतु है, और मतलब व्याधि से व्याधि होना, उसकी वजह से भी पक्षाघात हो जाता है। और जो चिकित्सा बताया कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम, तो कफ भूयिष्ठ अगर पेशेंट रहा तो तीक्ष्ण विरेचन देना है। मैंने यही चीज अपने सर से पूछा था कि भारत ये भेषज रत्नावली में तो तीक्ष्ण विरेचन बोला है और चरक में मृदु विरेचन बोला है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, कहीं मृदु विरेचन बोल रहे हैं कहीं तीक्ष्ण विरेचन बोल रहे हैं। तो सर ने हमें यही चीज बताया कि जब कफ भूयिष्ठता ज्यादा रहती है, मतलब शिथिलता बहुत ज्यादा है, लाला प्रसेक बहुत ज्यादा हो रहा है, श्वास कास भी लग रहा है, कफ के सिम्टम ज्यादा है, प्रतिशय है, तब यहाँ पे तीक्ष्ण विरेचन देना है। जब कफ का संप्राप्ति नहीं है, वात और पित्त वाला है, तब मृदु विरेचन देना है। ये हमारे गुरु के पास जाके ही ये सारी शंकाएं दूर होती है। तो विरेचन से बहुत अच्छा एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा फायदा होता है। क्रॉनिक पेशेंट में हमें जो पुराना पक्षाघात का पेशेंट है 2-3 साल पहले हुआ था और फिर आया है, तो पंचामृत लघु गुल का बहुत अच्छा फायदा होता है, अस्थि मज्जा पाचक का बहुत अच्छा फायदा होता है, ताप्यादि लौ का बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मुझे ना अभी आप लोग को और भी बताना है, लेकिन 8 बज गए, मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मैं पैरालिसिस पे और कभी और भी बहुत सारा अपने सर के जो व्यूज हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक जो रहते हैं वो कभी हारते नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें जीतना है। अगर जीतने का जज्बा रहेगा और एम रखेंगे कि हमें जीतना है तो आप जीत पाएंगे। अगर आप पहले ही नर्वस हो जाएंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को कैसे ठीक करें, तो आप वो फिर सोच ही नहीं पाएंगे। आप ना चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस लीजिए तो आपको और अच्छा फायदा होगा। आज बहुत सारा क्वेश्चन आए, भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुझे भी उत्तर देने में बहुत मजा आएगा। डॉक्टर नवरत्न शर्मा जी, प्रणाम आपको, आप नवरत्न हैं, वाह, भारत के नवरत्न हैं, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ताराचंद साहू जी का क्वेश्चन है, प्रणाम सर, पक्षाघात में ब्रेन में हिमरेज होने पर नस से काम कर्म दे सकते हैं क्या? 100% देना है। हिमरेज अगर हुआ है तो पक्षाघाती सस्नेह विरेचन देना है। विरेचन करने से पूरा हिमरेज का क्लॉट वगैरह है वो सब निकल जाता है। नस से इसलिए देना है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमें प्रेशर कम है, वायु की वजह से रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति है, तो वायु को शमन होना चाहिए। माइंड में स्ट्रेस बहुत रहता है, काम अशोक भयाद वायु, काम शोक और भय से वायु प्रकोपित होता है, तो इसलिए नस से जो है अगर बृहण नस से देंगे तो वह क्या करता है कि वह वायु को शमन कर देता है, पेशेंट एंग्जाइटी से निकल जाता है, पेशेंट शांत हो जाता है। तो हिमरेज में एलोपैथी की तरफ से मत देखिए कि वो हमारा जो तेल होता है वो क्या करता है, स्नेहन करता है,
बृहण करता है, पोषण करता है, और स्नेहन होना बहुत जरूरी है। तो रक्त वाहिनियों को भी बल मिलता है स्नेहन होने से। इसलिए नस्य तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। आप लोग को अगर मेरी बात को गलत लग रहा है, क्रॉस करिए, मैं उसको और अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक में सारे गुण संपन्न है आप लोग। अंकिता शर्मा जी बोल रही हैं कि पेशेंट को 15 डेज बैक सीवियर में हिमरेज के साथ एडिमा है। पेशेंट की फॉरगेटिंग हाउ टू इंटरेक्ट विद जनरल कमांड्स एंड हैविंग पक्षाघात। इडिमा में तो को कम करने के लिए विरेचन पहले करें या रक्त मोक्षण। इडिमा को कम करने के लिए विरेचन करना चाहिए, रक्त मोक्षण नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। इडिमा कम करना है इंटरनली, तो सबसे पहले विरेचन कराइए, बाद में नेक्स्ट स्टेप में मतलब 1-2 दिन विरेचन हो जाएगा, मृदु विरेचन। अगर कफ का उसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, कफ के सिम्टम दिख रहे हैं, शिथिलता है बहुत ज्यादा, प्रसेक है, लाला स्राव हो रहा है, श्वास का प्रतिशय, ये सब हो रहा है, तो अब उसमें तीक्ष्ण विरेचन दीजिए, इच्छा विधि जैसे या मिश्रक नहीं जैसे दीजिए। अगर कफ भूषिता नहीं है, वात पित्त वाला दिख रहा है, तो मृदु विरेचन दीजिए। आप ये केस मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए तो मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि आप वात पित्त कफ इस हिसाब से डायग्नोज कर पा रही हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। इडिमा है तो कितना इडिमा है वो देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में विरेचन जब हो रहा है तो मतलब 15 दिन तक आपको विरेचन, नित्य विरेचन देना है, और फिर रक्त मोक्षण करें तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और पेशेंट फॉरगेट कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो स्मृति सागर रस 1 नंबर दवाई है। ब्राह्मी वट्टी, मानस मित्र गुटिका बहुत अच्छा है। ज्योतिषमती तेल, बचा तेल, फिर स्वर्ण सारस्वता रिष्ट बहुत बढ़िया दवाई है। महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, ज्योतिषमती घृत, ये खाने के लिए दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं ना आपको बहुत सारी दवाइयां बता सकता हूं, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे हमें कैसा पेशेंट हमारे सामने नहीं है, तो मुझे सामान्य चिकित्सा बतानी पड़ती है। अगर आप पेशेंट हमें दिखाएंगे तो मैं और स्पेसिफिक आपको अच्छा चिकित्सा और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर सत्यपाल नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं सर कोई नया नस्य पक्षाघात में त्वरित लाभ करता है। मेरे को पक्षाघात में मेरा जो 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल है ना, वो देने से पेशेंट को तुरंत फायदा होता है। मैं 30 ml सुबह, 30 ml शाम को देता हूँ। इमीडिएट पेशेंट को ना हाथ पैर जो रहते हैं, क्योंकि वायु का शमन होता है, हाथ पैर में मूवमेंट शुरू हो जाता है। कभी कभी उनका संज्ञा नाश हुआ है रहता है, तो 101 आवर्ती वाला मेरे पास वचा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, बहुत बढ़िया काम करता है। पेशेंट टू पेशेंट हम लोग जब यही सारे जो नस्य है ना, यही बहुत बढ़िया काम करते हैं। जहां पर बृहण नस्य चाहिए, स्नेहिक नस्य चाहिए या शमन नस्य चाहिए, वो उस उधर वैसा नस्य देते हैं। जहां पर संज्ञा स्थापन करना है वहां पे वैसा करते हैं, तो त्वरित लाभ करता है। और नस्य जो काम करता है वो इतना फास्ट तो कोई भी नहीं करता है, इतना बढ़िया काम होता है। ठीक है डॉक्टर उर्मिल जी। और मेरे पास कुछ पेशेंट जो है आवाज बैठ गई थी, आवाज ही नहीं निकल पा रहा था, यहाँ पैरालिसिस का हुआ था, मैंने उनको नस्य दिया, नस्य देने से उनकी आवाज खुल गई, इतना बढ़िया, ऐसे लगा कि चमत्कार हो गया। वो बोले अचानक हम बोलने भी लगे, इतना बढ़िया काम होता है। मैं जो भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली मैंने देखा है, किया है, और मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ, नस्य जरूर दीजिए अपने पेशेंट को। ठीक है डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी का प्रश्न है कि 6 मंथ ओल्ड पक्षाघात के पेशेंट मेल है, एब्डोमिनल मसल्स में स्टिफनेस है, क्या दे सकते हैं? अगर वो स्टिफनेस है सर, तो आप ये पक्षाघात सहस्त्र विरेचनम तो दीजिए, घृत पान कराइए उनको, घृत पान दीपन पाचन करके। मतलब मैं अपने प्रैक्टिस में 100 ml गाय का घी कंटिन्यू खिलाता हूँ, दिन भर में दाल में, रोटी में, सब्जी में, कैसे भी करके घृत पान कराइए। घृत पान कराने से स्टिफनेस इंटरनल, या फिर विदार्यादि घृत है, अश्वगंधा घृत है, शतावरी घृत है, घृत पान कराना सबसे अच्छा रहता है। और स्टिफनेस के लिए हम लोग बस्ती देते हैं, अनुवासन बस्ती, क्षीरबला तेल, बलाश्वगंधादि तेल, लाक्षादि तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल, मुरीवेणा तेल, इसका बस्ती भी देना है और इसी का अभ्यंग भी करना है। ये तेल का अभ्यंग करेंगे और फिर स्वेदन देंगे, पेशेंट का स्टिफनेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप ऐसा करिए। और पेशेंट को फिजियोथेरेपी देना, यह भी बहुत बड़ा चिकित्सा रहता है। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। कुछ लोग कबूतर का बीट जो रहता है, जो पुरुष होता है, उससे मसाज करते हैं,
तो उसके वजह से रक्त वाहिनी जो रहती है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। क्योंकि रक्तपित्त की चिकित्सा में बताया है कि अगर गांठ पैदा हो गई, गांठ अगर हो गया, ग्रंथि हो गया, तो कपोत वीट जो रहता है, कबूतर का वीट जो पुरुष रहता है, उसको खाने के लिए दिया गया है। मतलब उसमें जो क्लॉटिंग होता है उसको डिजोल्व करने की ताकत रहती है। ऐसे ब्रेन में अगर क्लॉट हो गया तो खाने के लिए दें तो वो भी डिजोल्व करता है। और इस पे रिसर्च होना जरूरी है, और पूरा बॉडी पे अगर मसाज करा दे, बहुत बढ़िया काम होता है। मतलब आयुर्वेद जो है ना, अलग अलग कबूतर इन सबके पुरुष का भी इतना अच्छा यूज करता है। ठीक है। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी बोल रहे हैं कंटिन्यूअस आंसू आते हो तो क्या करें। कंटिन्यूअस आंसू आ रहे तो वो क्या, पेशेंट रो रहा है क्या, पेशेंट को क्या है, तो ये हो सकता है कि प्रतिशय हुआ है, जीर्ण प्रतिशय हुआ है। तो इसमें हमें शिरो विरेचन कराना है, क्योंकि यहाँ पर नाशा ही शीर्षोद्वारम। आपके पास अगर ऐसे पेशेंट है तो मैं आपको एक ब्रंशतु, मेरा जो साइनोसाइटिस का ऑयल है, ब्रंशतु शवतुहर तेल, वो मैं भेज दूंगा, उसका नस से दीजिए। तो जो ये है ना, फ्रंटल साइनस, इथमर्ड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सारे साइनस है ना, वो पूरी तरह से, पैरानेजल साइनस, ये सारे खुल जाते हैं। जब ओपन हो जाएंगे तो आंसू आना बंद हो जाएगा, कंट्रोल कर देगा। तो वो नस्य का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। ठीक है। आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिशय का जो वो कफ है वो नहीं निकल पा रहे, और वो यहाँ पे लैक्रिमल डक्ट पे बहुत ज्यादा वो प्रेशर डाल के वो आंसू आ रहे हैं कंटिन्यू। तो इसमें हमें प्रतिशय की ही चिकित्सा करनी है, बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर रोहित अरोरा जी बोल रहे हैं कि सर लेफ्ट टो नमनेस ड्यू टू L1S1 नर्व कंप्रेशन। इसमें नमनेस अगर है तो नमनेस केवल ठीक करना है तो आप वचा तेल, इसका अभ्यंग करें वहां पे, पैरों पे, बहुत अच्छा फायदा होगा। L5 और S1 में तो कट्टी बस्ती करें, बस्ती करें। फिर उसके बाद में बृहत व चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर रसराज रस, एकांगवीर रस, इसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। और नहीं तो गूगल कर में महायुवराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, इसमें से ड्रग सेलेक्ट करना है दीपन पाचन करके। और या फिर नर्व कंप्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो एरंड तेल को सबसे पहले दीपन पाचन की दवाइयां दीजिए, लहसुनादि वटी, दाढ़ी मस्तक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, आरोग्य वर्धनी वटी, जैसा कंडीशन है उस हिसाब से ड्रग सेलेक्ट करिए। और एरंड तेल को शुंठी डाल के रात को पीने के लिए दीजिए। तो उससे क्या होता है, पेट साफ होता है, अपान वायु जो अटका हुआ है, मूड वायु है, वह निकल जाता है, और उससे नमनेस जो है वो ठीक हो जाता है। तो इससे इस तरह का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रही हैं कि विच शमन द्रव्यान स्वर्णकल विल वर्क ऑन बैक पेन इन पॉट स्पाइन, दीपन पाचन अनुमान डन टेकिंग तिक्तक शीरवस्ती गूगल पंचतिक्त घृत पंच पित्त कफ प्रकृति है, पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ ग्रहणी। अब इसमें क्या होता है, पॉट स्पाइन है, मतलब इसमें टीबी का इतिहास है। तो राज मृगांक रस, स्वर्ण मालिनी, सारे वसंत कल्प, स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, फिर वसंत कुसुमाकर रस, फिर वसंत विलय रस। ये जो वसंत कल्प है ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है। वह क्या करता है, वसंत कल्प सर रोगे वसंत है ऐसा बोला है, वो बृहण करता है, ताकत देता है। फिर सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, बहुत बढ़िया काम करता है। फिर उसके बाद में ये श्रृंगाब्र रस, वह बहुत अच्छा काम करता है। अगर पॉट स्पाइन है तो, मतलब वहां पे लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो श्रृंगाब्र रस, श्रृंग भस्म, श्रृंग योग, ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से सिद्ध मकर ध्वज बहुत बढ़िया काम करता है। ऐसे सारे द्रव्य दीजिए और घृत पान कराइए, और रसायन दीजिए, रसायन में ब्रह्म रसायन दीजिए, फिर उसके बाद में आमल की रसायन दीजिए, च्यवन प्राशावल्य दीजिए दीपन पाचन करके, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। गुगुल तिक्ता घृतम है, नारसिंह रसायन है, और बस्ती दीजिए, बस्ती का बहुत अच्छा फायदा होता है। तो 101 आवर्ती वाला जो आपके पास शीर वाला तेल है, उसका नस बस्ती दीजिए, नस से दीजिए। तो ये जो टीबी का सिम्टम है क्षय की वजह से, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर वंग भस्म अच्छा काम करता है, स्वर्ण भस्म अच्छा काम करता है। फिर बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा, मैंने एक गाइडलाइन दिया है, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं कि आ, आ, ये क्या बोल रहे हैं, लघातिन्य पक्षाघात में क्या देना चाहिए, लघातिन्य, लंघनजन्य, लंघनजन्य, अगर आप क्या बोल रहे हैं उसका क्लियर नहीं आ रहा है। लंघनजन्य है तो उसमें तर्पण करना चाहिए ना, मेरे को आपका ये समझ नहीं आ रहा है। जेड आयुर्वेदा जी बोल रहे हैं आपको आपके बाद जमाना ढूंढेगा, प्रणाम सर, थैंक यू सर। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि चक्रदत्त बुक किस राइटर की अच्छी है। चक्रदत्त तो एक ही राइटर की अच्छी है, आपको चाहिए तो मैं आपको गिफ्ट भेज दूंगा। आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए सर, आप तो मेरे फेवरेट है राज धवन जी, मैं आपको गिफ्ट भेज दूंगा। योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उर्मिल जी का क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2011 को पैरालिटिक अटैक आया था, आयु 85 ईयर्स,
चलते समय इम्बैलेंस होता है, राइट हैंड खाता का समस्या है, इसमें क्या देना चाहिए? आप पूरा हेतु निकालिए। पैरालिटिक अटैक आया है तो कहाँ पे वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, इश्चिमिक चेंजेस है कि हिमरेजिक है, मतलब वहां पे मतलब वहां रक्तवाहिनी फूट गई है कि इश्चिमिया हुआ है। तो जैसा कंडीशन होगा, अगर वहां इश्चिमिया है तो वहां पे ब्रीहन करना पड़ेगा, जैसे ब्राह्मी घृत है, घृत कल्पना देनी पड़ेगी, या शिरोबस्ती करना पड़ेगा, नस से देना पड़ेगा। अगर वहां पे रक्तवाहिनी फूटी है तो विरेचन कराना पड़ेगा। आप ये केस को मुझे बताइए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। डॉक्टर गीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इतना श्रेष्ठ हैं कि मैं क्या बताऊं। मुझे ना आप लोगों से बात करके ऐसा लगता है कि मैं आप मतलब हम सब पूर्व जन्म में भी श्रेष्ठ चिकित्सक थे, इस जन्म में भी, अगले जन्मों में भी रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। थैंक यू, थैंक यू। सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात है, आप स्वस्थ ही रहिए सर, बहुत प्राउड ऑफ यू। अंकिता शर्मा जी बोल रही हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन करना है तो लिंक कैसे मिले? आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको देता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ। मुकेश मिश्रा जी बोल रहे हैं कि रक्त मोक्षण कर सकते हैं क्या? जरूर करिए मुकेश मिश्रा जी, बहुत अच्छा फायदा होगा। दीपक निकम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उर्मिल जी बोल रहे हैं सर प्लीज रिस्पॉन्ड टू माई क्वेश्चन। अगर आपको विस्तार से चाहिए कि 85 ईयर्स के पेशेंट को पैरालिटिक अटैक 2011 में आया था, पुराना है तो इसमें रॉप पे भस्म बहुत अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद में ब्राह्मी घृत अच्छा करेगा, महाकल्याण घृत, रॉप पे भस्म वाले ताप्यादि लो अच्छा काम करेगा, पंचामृत लो गुगुल अच्छा करेगा। मैं एक ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पेशेंट का प्रकृति नहीं मालूम है। अब और 85 ईयर्स 2011 में थे, अभी उनकी एज क्या है वो मुझे बताइए। और उनको और क्या सिम्टम है, अग्नि कैसा है, निद्रा कैसा है, मानसिक कंडीशन कैसी है, पूरा मुझे डिटेल में बताइए, तो मैं और अच्छे से आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दे सकता हूँ। ठीक है उर्मिल जी, थैंक यू आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग के पास भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो आप लोग मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा तो कोई नाराज़ नहीं होगा, मैं खुद आपको कॉल बैक करूंगा। और एक मिनट में यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। और ना इसके बाद में इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो जाएगा 2 मिनट बाद, तो आप लोग उधर आइए। भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सर्वश्रेष्ठ संभाषा करते हैं, इतना मजा आता है ना, सब लोग आते हैं, फिर लास्ट में शांति पाठ होता है, तो हम लोग सभी के लिए प्रेयर भी करते हैं और हम लोग डिस्कस भी करते हैं। जो लोग फ्री में देखना चाहते हैं वो लोग फेसबुक से देख सकते हैं, डेली होता है हमारा संभाषण। ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, किसी को मेरे को कुछ मैसेज करना है, कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। तो मैं अभी जाता हूँ क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो गया है। उर्मिल जी 85 ईयर्स के हैं, आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। प्रणाम आपको सभी को, कोटि कोटि नमस्ते, प्रणाम।